नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर ज़बरदस्त हमला किया है और इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि ईरान अब क्या करेगा? क्या ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा या ईरान के पास 6 या 7 कम से कम ऐसे विकल्प बचे हैं जिन पर वो अमल कर सकता है? अब ये अलग कहानी है कि उन विकल्पों पर वो विचार करेगा, अमल करेगा तो किस में उसको नुकसान ज़्यादा है, किस में उसको नुकसान कम है या किसी में उसको फ़ायदा भी हो सकता है। इसका विवेचना करेंगे छोटे से कार्यक्रम में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी राहत की खबर है कि फ़ोर्डो और दूसरे जो 2 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ है, उससे रेडिएशन नहीं फैला है। ईरान का जो एटॉमिक एनर्जी विभाग है, उसने भी कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोई रेडिएशन यानी परमाणु विकिरण नहीं फैला है, जिससे कि वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का, कैंसर होने का अंदेशा हो और फिर हवा के साथ ये रेडिएशन ईरान के पड़ोसी देशों में भी जा सकता है। इस बात की भी आशंका को निर्मूल साबित कर दिया है, तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। आगे विकल्पों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा विकल्प ईरान के पास क्या है? रिटेलिएशन करना, प्रति आक्रमण करना, अपना गुस्सा उतारना। और ये पहले विकल्प पर तो उसने काम करना शुरू कर ही दिया है। इज़राइल को दोषी ठहरा रहा है, इज़राइल पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, 27 से ज़्यादा मिसाइलें अ, फेंकी गई हैं, जिससे हाइफ़ा जो बंदरगाह का इलाका है वो बड़ा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेल अवीव पर भी हमले हुए हैं। इज़राइल का कहना है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, अभी मरने की सूचना नहीं है। दूसरा विकल्प ईरान के पास है कि वो अमेरिका के खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालाँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा, लेकिन अमेरिका को डर है। कुल मिलाकर खाड़ी के अलग-अलग देशों में अमेरिका के 19 बेस हैं, कुछ में आर्मी है, कुछ में नेवी है, कुछ में एयर फ़ोर्स है, कुछ में ये तीनों बेस एक साथ हैं और इनमें से 8 परमानेंट बेस हैं। जो टेम्परेरी बेस हैं बाकी के 11, उनको तो अमेरिका ने पहले से खाली करना शुरू कर दिया था, लेकिन 8 अमेरिकन बेस में भी 40,000 अमेरिकी सैनिक हैं, मिसाइलें हैं और अलग-अलग तरह की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अलग-अलग गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड ये सब उनका वहाँ है और खाड़ी में कम से कम 3 अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स विमान वाहक पोत भी मौजूद हैं, जो इज़राइल से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इससे ज़्यादा दूर नहीं है और ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, वो 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसका सबूत ईरान ने इज़राइल के खिलाफ अपनी जंग में दिया भी है। तो एक विकल्प ये है कि वो इज़राइल पर भी हमला जारी रखे, तीसरा विकल्प है और अमेरिकी के सैन्य ठिकानों पर भी हमला करे। 2 मोर्चों को ईरान कैसे झेल पाएगा जिसका एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर ट्रंप कह चुके कि मेजर लक्ष्य पर हमने मेजर टारगेट्स को पर आप निशाना साधा और उनको नेस्तनाबूद कर दिया। अभी कई टारगेट बाकी हैं और ईरान के ऊपर है कि वो डील के लिए, समझौते के लिए हमारे साथ आता है या फिर ट्रेजेडी को पसंद करता है। तो चौथा विकल्प ईरान के पास ये है कि वो समझौते की बात करे, डील की बात करे, परमाणु संधि की बात करे। हाँ, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है अपुष्ट सूत्रों के अनुसार कि ईरान को एहसास हो चला था कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ये बड़ी साजिश रच सकते हैं, चालाकी बरत सकते हैं। तो वो जो एनरिच यूरेनियम है वो 60% है, 55% है, 70% है, मुझे नहीं मालूम या 3.5% है, मुझे नहीं पता। उसको निकाल लिया था, फोर्डो की बेस से निकाल लिया था, बाकी जगह से निकाल लिया था और ईरान को पता था कि कभी भी इज़राइल के बहकावे में आकर अमेरिका इस तरह का हमला कर सकता है, तो उसने अपना ये परमाणु कार्यक्रम 1, 2, 3 नहीं 14 जगह पर अलग-अलग जगह बिखरा कर रखा हुआ था। तो जो अब इसकी पुष्टि भी हो गई है कि रेडिएशन नहीं फैला, रेडिएशन नहीं फैले का मतलब है कि वहाँ यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम था ही नहीं। तो बड़ा सवाल उठता है कि नेतन्याहू को क्या हासिल हुआ, ट्रंप को इतना बड़ा हमला करके क्या हासिल हुआ अगर एनरिच यूरेनियम निकाल लिया गया हो। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल मशीनें होती हैं, जो एनरिचमेंट का काम करती हैं, परमाणु हथियार बनाने में जो अन्य उपकरण काम आते हैं, वो ज़रूर नष्ट हुए होंगे
तो स्वाभाविक है कि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की तरफ जो बढ़ रहा था, कथित रूप से जो बढ़ रहा था, उसमें बड़ी भारी रुकावट आई है और कम से कम 5-7 साल पीछे ईरान चला गया है। रिकवर नहीं कर पाएगा 5-7 साल पहले से पहले वो रिकवर नहीं कर पाएगा, ये बात मोटे तौर पर सामने आ रही है, जो अभी तक छन-छन कर खबरें आ रही हैं। अब एक विकल्प है ईरान के पास कि दुनिया को आर्थिक तबाही पर ले जाए। यानी वो जो हरमूज़ वाली जो वो जगह है, वो उसको ब्लॉक कर दे और दुनिया का जो 33% क्रूड ऑयल है, यहीं से होकर जाता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हरमूज़ बंदरगाह वाला इलाका बंद भी कर दिया, खाड़ी बंद भी कर दी ईरान ने, तो बंदरबाज़ को अमेरिका खुलवा सकता है और वहाँ से एक नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन ईरान अगर 10, 12, 15 दिन तक भी तेल की सप्लाई में बाधा डालने में कामयाब रहा, तो दुनिया भर में हाहाकार मच सकता है। डीज़ल और पेट्रोल की दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो तो स्वाभाविक है। कमी आ सकती है, किल्लत आ सकती है। आमतौर पर दुनिया के जो बड़े देश हैं, आमतौर पर भारत भी जिसमें शामिल है, कुछ लोग कहते हैं कुछ दिनों की वो स्टोरेज करके चलता है। भारत में कुछ लोग कहते हैं 15 दिन है, कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी करके, राशन करके महीना भर भी भारत काम चला सकता है। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाता है 10-12 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-12 दिन से ज़्यादा अगर ये युद्ध जारी रहता है और समुद्री जो रास्तों को ईरान बंद करने में, बाधा डालने में कामयाब होता है, तो दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, फैक्ट्री का उत्पादन इससे प्रभावित हो सकता है, नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक विकल्प ईरान के सामने ये है कि वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये जितनी भी शक्ति बची है, उसके हिसाब से वो हमला करना शुरू करें। वो हमले ये लोग इज़राइल पर भी कर सकते हैं, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पे भी कर सकते हैं। अब इनमें कितनी शक्ति बची है ये पता नहीं, लेकिन ईरान में नया मिलिशिया पैदा हो सकता है। एक विकल्प की बात करें तो ट्रंप ने एक तरह से ईरान को एक कर दिया है। ईरान में जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है वो 1979 का रज़ा पहलवी का और उस समय अमेरिका की जो भूमिका थी वो देख चुकी है। ये जो नौजवान पीढ़ी है ये इस समय आयतुल्लाह खमेनी की सरकार को देख रही है, जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो नेतन्याहू की दादागिरी को देख रही है, वो ट्रंप की दादागिरी को देख रही है। और ये जो नई पीढ़ी है दुखी है, वो खमेनी से जितनी दुखी होगी, निराश होगी, लेकिन अब वो राष्ट्रवाद के धागे में पिरोली जाएगी। और अमेरिका ने पीठ पर छुरा भोंका, बातचीत का दौर चलाया और डील से पहले इशारा कर दिया इज़राइल को, या इज़राइल ने बहका दिया ट्रंप को। ये सब नई पीढ़ी को नहीं मतलब। नई पीढ़ी को पता है कि अब बदला लेने की बारी है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान का और उन नई पीढ़ी के फ्यूचर का बड़ा नुकसान किया है। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। ओआईसी जो तेल उत्पादक देश हैं, हालांकि ये एक आर्थिक संघ है, लेकिन इनकी इमरजेंसी बैठक हो रही है। इसके फैसले पर डिपेंड करेगा, इसके रुख पर डिपेंड करेगा कि ईरान अपना एक नया विकल्प क्या चुनता है। मुझे लगता है कि ईरान खुशी खुशी डील की तरफ जाना पसंद कर सकता है, बशर्ते अमेरिका कोई हमला नहीं करे, बशर्ते इज़राइल कोई हमला नहीं करे, और बशर्ते उसका यूरेनियम जो एनरिचमेंट किया हुआ है वो बच गया हो और वो सुरक्षित हो। एक बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पुतिन की क्या भूमिका रहती है, रूस की क्या भूमिका रहती है, शी जिनपिंग यानी चीन की क्या भूमिका रहती है, उनका क्या रिएक्शन आता है और वो किस तरह से ईरान का साथ देते हैं। अब चीन ने तो 5-6 कार्गो जहाज़ में गोला बारूद भरकर पहुंचाया ही है ईरान को, ये भी पता है। हमें ये नहीं मालूम कि ईरान के पास कितनी हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं या बच गई हैं। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुल मिलाकर ईरान पर हमला तो कर दिया ट्रंप ने, लेकिन वो इराक या लीबिया की तरह इस मामले में फंसना नहीं चाहेगा। इराक में 2013 में हमला किया था और तब नेतन्याहू ने ही बहकाया था। इज़राइल, मुझे नहीं मालूम, माफ़ कीजिएगा कौन प्रधानमंत्री थे, लेकिन इज़राइल ने ही बहकाया था अमेरिका को कि इराक
परमाणु बम तैयार कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD शब्द बड़ा प्रयोग में आया था, वो इकट्ठे कर लिए हैं, बायोलॉजिकल बम बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें की गई थी। लेकिन अमेरिका ने हमला किया और कुछ नहीं निकला, लीबिया में हमला किया, कुछ नहीं निकला, और रिजीम चेंज से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब नेतन्याहू की एक तमन्ना है कि चूंकि उसकी नज़र में ईरान के परमाणु ठिकाने ख़त्म हो गए हैं, तो उसको लगता है कि अब ईरान में रिजीम चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन आयतुल्ला खमेनी की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सरकार नहीं थी, उसको राष्ट्रवाद और मजबूत कर देगा, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। कुछ और बातें भी है कि इसमें अरब देश अब क्या करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है। अगर ट्रंप आगे लगातार, देखिए, अब ईरान इजराइल पर हमले करेगा, इजराइल ईरान पर हमले करेगा, ये दौर चलता रहेगा। ये युद्ध डीएस्केलेट होने वाला नहीं है और भड़केगा। लेकिन ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप ईरान पर आगे हमला करेगा या फिर नेतन्याहू के बचाव तक की उसकी भूमिका रहेगी, यानी कुछ हथियार दे देगा, कुछ पैसे दे देगा और कुछ कूटनीतिक दबाव डालने की कोशिश करेगा, बैक चैनल से ईरान से बातचीत करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ट्रंप को भी मालूम है कि लंबे समय तक अगर वो उलझा ईरान में, तो उसकी, ट्रंप की जो राजनीतिक साख है, राजनीतिक वजूद है, वो खुद संकट में आ जाएगा। तो ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे। वैसे भी उपराष्ट्रपति वैंस भी ट्रंप की इस नीति के खिलाफ हैं। मेगा के कुछ और अधिकारी भी ट्रंप की ईरान पर हमले से नाराज़ बताए जाते हैं, खुश नहीं बताए जाते। हालांकि एक बड़ा वर्ग भी है जो कह रहा है कि ट्रंप ने अच्छा किया। ये कुछ खबरें थी, मुझे लगा कि अभी तो इतना सा बताऊं, उसके बाद आगे जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हम इस खबर पर और भी बात करेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।